नमस्कार, इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। 13 शहरों के सफर को खत्म करने के बाद अब हमारा आखिरी पड़ाव आ पहुंचा है। आज इस सीरीज का ग्रैंड कल्मिनेशन है दिल्ली में, जिसमें कि हमारी कोशिश है, जैसा कि हमने आपसे पहले भी वादा किया था, कि देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको आपके सामने लाएंगे और ताकि आपके सवालों को सीधे हम पहुंचा सके पॉलिसी मेकर्स तक। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इस खास राउंड टेबल सेक्शन में हमारे साथ हैं एक तरफ से श्री आर के माथुर साहब, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, श्री एस के गोयल साहब, चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड एक्साइज एंड कस्टम्स। साथ साथ हमारे साथ indiamart.com के फाउंडर दिनेश अग्रवाल साहब भी इस वक्त हैं। चलिए, इसके पहले इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं दिनेश अग्रवाल साहब से ये जानना चाहूंगा। दिनेश अग्रवाल साहब, आपने indiamart.com की शुरुआत की थी और करीब 6 लाख से ज्यादा आज के दिन में एसएमई आपके पास रजिस्टर्ड हैं। इन सभी को अगर मिलाया जाए तो एक तरीके से किसी भी बड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन से ज्यादा तजुर्बा एसएमईज का आपके पास है। ओवरऑल अगर अब तक देखा जाए तो एसएमई से रिलेटेड जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आपको अब तक समझ में आई हैं वो क्या है? बहुत संक्षेप में पहले आप जानना चाहेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करना चाहेंगे। धन्यवाद पीयूष। मैंने अलग अलग एसएमई से अलग अलग समय पर मिला, अलग अलग तरह से उनके साइज़ के हिसाब से एक्सपोर्ट वाले हैं या डोमेस्टिक हैं, प्रोडक्ट के हैं या सर्विस के हैं। कुछ कॉमन बातें जो उभर के आती हैं हर बार हर एसएमई से, एक तो सिंप्लीफिकेशन बिकॉज एसएमई आप जैसा कि गोयल साहब एंड माथुर साहब समझें, एसएमई बहुत ही वन मैन आर्मी टाइप बिजनेस होते हैं या बहुत छोटी मैनेजमेंट ग्रुप होती है। उनको टैक्स देने में या कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैक्सेस के मल्टीप्लिकेशन से बहुत प्रॉब्लम होती है। एक्साइज अलग, सर्विस टैक्स अलग, डायरेक्ट टैक्स अलग, इनडायरेक्ट टैक्स अलग, इनकम टैक्स अलग, टीडीएस अलग, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अलग, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स अलग, सरचार्ज अलग, एजुकेशन सेस अलग, पीएफ अलग, ईएसआई अलग, पेंशन स्कीम अलग, हेल्थ स्कीम अलग। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टैक्सेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पेपर वर्क वो उनको ज्यादा घबराती है। टैक्स का अमाउंट उतना घबराहट वाला नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ पेपर वर्क। इस पे पहले जवाब ले लेते हैं। बोल साहब, अभी हाल फिलहाल जब ज्वेलर्स ने भी देश में स्ट्राइक किया था तो उनके साथ उनका भी सबसे बड़ा कई सारे ज्वेलर्स के अलग अलग एसोसिएशन से देश भर मेरी खुद भी बात हुई। सबका एक ही कहना था कि भाई आप हमसे 2-4% टैक्स जो पहले से ले रहे हो ज्यादा ले लो, लेकिन एक अलग डिपार्टमेंट हमारे सर पे मत बैठाओ, क्योंकि पता नहीं क्यों एक्साइज डिपार्टमेंट से वो लोग बहुत डरते भी हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि जिस तरह का ये इकोसिस्टम बना है, आपको लगता है कि इस पे थोड़ा बहुत चेंजेस की, बदलाव की जरूरत है? धन्यवाद श्री पीयूष जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस फोरम में आने का मौका दिया और आप सबसे बात करने का मौका दिया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रश्न है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मीडियम इंडस्ट्री का प्रश्न है, उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट आज से नहीं, कम से कम 37 साल से मैं जानता हूँ। जब मैंने डिपार्टमेंट 1975 में ज्वाइन किया तब से हमारा ये फोकस रहा है कि किस तरीके से स्मॉल इंडस्ट्री को, टाइनी इंडस्ट्री को, मीडियम इंडस्ट्री को कैसे हेल्प करना है। और कोई ना कोई एग्जेम्पशन स्कीम यानी उत्पादक शुल्क से छूट की स्कीम रही है। किसी टाइम पे ये स्कीम का आधार था कि कितना इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में आपने किया है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है या 20 लाख का है या 25 लाख का है। और दूसरा था कि कितना आप माल बना करके मार्केट में बेचते हैं। 2 चीज़ें थी। तो उसको फिर बाद में सिंप्लीफाई किया गया ट्रेड इंडस्ट्री से, जो हमारे डिस्कशन हुए। एक मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये प्रयत्न रहता है कि जितना हो सके हम ट्रेड और इंडस्ट्री से बजट बनाने से पहले और बजट बनाने के बाद और उस सारा साल हम उनसे इंटरेक्शन रखें। तो बजट बनाने से पहले हम जितनी भी इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं, एक तो सेक्टर स्पेसिफिक हैं उनसे, और फिर जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है स्पेसिफिकली उनसे भी बुला के हम बात करते हैं। मेरे लेवल पर बात होती है, वित्त मंत्री के लेवल पर बात होती है, और जो उनसे रिटर्न में, लिखित में जो उनसे सुझाव आते हैं, जो भी उनके मुद्दे आते हैं, उन पे हम विचार करते हैं। उसके ऊपर जहाँ तक हो सके जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं उसके बीच में हम बात करते हैं। सर सॉरी, नो ऑफेंस, लेकिन हकीकत ये है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें तो मैं ये चाहूँ, क्योंकि पूरे देश में अभी पिछले जो हमने ये सीरीज खत्म की, वी मेट मोर देन 5000 एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस कंट्री। एक जो सबसे पहला जो मैसेज आता है वो ये कि बातें
पहली बात तो कि इस सेक्टर की, जो कि देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन है, जो कि 45% ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट, 40% ज्यादा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है देश का, इनकी बातों को सुना जाए वही बहुत है, ये तो मानते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। मसलन आर.के. माथुर साहब इस वक्त भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना है कि सेक्रेटरी, आपके मंत्रालय की तरफ से जितनी रिकमेंडेशन, सिर्फ ज्यादा पीछे नहीं, इसी साल की हम बात कर लेते, बिकॉज वो पेपर मैंने भी देखा था, जो रिकमेंडेशन इस बार गई थी, उसमें से कितनी बातों का बजट में अमल हुआ? सर। पीयूष जी, पहले तो धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। हमारी मिनिस्ट्री तो डेफिनेटली इंटरेक्ट करती ही है। मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि जाकर सभी एमएसएमई यूनिट्स से जहां तक संभव हो मुलाकात करूं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा फोरम आपने क्रिएट करा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जो दिनेश जी ने प्रश्न उठाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ा हट कर देना चाहता हूं। मेरे हिसाब से इन दिस कंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट चीज एसएमई के लिए यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो। यूनिडो, उन्होंने एक पब्लिश करा है रिपोर्ट विच शोज कि इन द एंटायर वर्ल्ड इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इंडियन रैंकिंग इज 42, जो कि बहुत पुअर है। 100 रैंकिंग वाले भी हैं, लेकिन 42 कोई अच्छी रैंकिंग नहीं मानी जा सकती। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिर्फ एक्साइज का प्रश्न नहीं आता है। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए या सर्विस इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि टैक्स से भी रिलेटेड हो सकते हैं, क्रेडिट से रिलेटेड हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकते हैं। हमारा इस मंत्रालय में, एमएसएमई मंत्रालय में, कोशिश ये रहती है कि जहां भी, जिस भी सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं, टू वट एवर एक्सटेंट पॉसिबल ट्राई टू एड्रेस। उसी क्रम में हर साल ही हमारा इंटरेक्शन होता है सीबीईसी के साथ, विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्री खुद मुलाकात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव से, और जहां तक संभव होता है हमारे प्रपोजल्स माने जाते हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि इस बजट में मेरे हिसाब से जो स्मॉल सेक्टर के लिए जितने अनाउंसमेंट्स हुए हैं, रिसेंट बजट्स में मेरे हिसाब से नहीं हुए हैं। तो इन दिस मिनिस्ट्री वी आर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट कि a lot of progress has been made and a lot of our recommendations has been accepted by the finance ministry. Okay. गोयल साहब, आपसे दोबारा इस पे हम आना चाहेंगे। आपको लगता है कि एक जरूरत आज के दिन में है कि एक यूनिफॉर्म टैक्स कोड हो देश में, हालांकि उसके तरफ पहल हो चुकी है, तमाम कोशिश हो रही है, लेकिन इस जो मेरा अपना जो एनालिसिस है, जो कि मेरा अपना खुद का तजुर्बा रहा, तमाम एंटरप्रेन्योर से बात करने के बाद जो पता चलता है, 60 से 70% जो इनका टाइम है वो गवर्नमेंट की तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करने, उसको मीट करने में निकल जाता है। तो धंधा वो कब करेंगे? और उसमें जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं एक्साइज की तरफ से, कस्टम की तरफ से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही रिलेटेड इन लोगों को आता है। आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? दूसरे तमाम ऐसे देश, साउथ एशिया में भी अब ऐसे कई देश है जहां पे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा चुका, बहुत ही सक्सेसफुली चल भी रहा है। हमारे यहां भी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जैसा एक कॉन्सेप्ट अब इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, वैसा एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। आपने 2-3 प्रश्न उठाए हैं। सबसे पहले मैं आपका बीच वाला नंबर 2 प्रश्न लूंगा, टाइम टेकन एंड द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक स्मॉल स्केल छोटे उद्योग का प्रश्न है, उनको 1.5 करोड़ तक की अगर उनकी उत्पादक जो अपने लिए माल बना के बेचते हैं, उसके लिए उनको एक्साइज डिपार्टमेंट के पास आने की आवश्यकता नहीं है, उनको एक्साइज ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। 1.5 करोड़ को छोटा अमाउंट नहीं होता। स्टेट्स में जो एग्जाम्पशन दिया गया है स्टेट वैट में, वहाँ पे अमाउंट इससे कम है, तो 1.5 करोड़ काफ़ी लिबरल है। 1.5 करोड़ भी तक तो नहीं देना है, और 1.5 करोड़ भी उसको जिसकी पिछले साल या 4 करोड़ से कम टर्नओवर थी, या इस साल भी जिसकी टर्नओवर 4 करोड़ से कम होगी, 1.5 करोड़ तक वो टैक्स नहीं देगा। और अगर उसका 1.5 करोड़ से नीचे है तब तो उसको सवाल ही नहीं है, उसको डिपार्टमेंट से ना रजिस्ट्रेशन लेना है, ना डिपार्टमेंट को कोई इंटीमेशन देना है, ना कोई प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम है, अगर उससे ज़्यादा है तब 1.5 करोड़ के बाद आपको टैक्स, अपने लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन लेना है और टैक्स भरना है। जहाँ तक टैक्स भरने का जो प्रोसीजर है वो इतना सिंपल है। पहले किसी ज़माने में होता था कि हर कंसाइनमेंट पे आपको टैक्स देना पड़ता था, अब वो प्रोविजन नहीं है। अभी आप महीने में एक दफ़ा एंड ऑफ द मंथ
आप एक्साइज भर सकते हैं, 5 तारीख तक भर सकते हैं। जैसे अप्रैल के महीने में जो भी आपने माल बना के बेचा उसके आप बिल काट रहे हैं, आप माल बेच रहे हैं, आपको एक्साइज नहीं भरना, सिर्फ आप उसको इंडिकेट कर देंगे बिल के अंदर कि इतना मैंने 100 रुपये का माल बेचा, इसके ऊपर 12 रुपये या 15 रुपये एक्साइज बनती है। एंड ऑफ द मंथ आप उसको एक्साइज पे करेंगे, 5 मई तक 6 मई तक एक्साइज पे करेंगे। तो और उसके बाद क्वार्टरली रिटर्न आपको फाइल करना। डिपार्टमेंट को आपने 3 महीने के बाद बताना है कि मैंने 3 महीने के अंदर इतना माल बनाया, इतना बेचा, इतनी एक्साइज ड्यूटी भरी। इसके अलावा डिपार्टमेंट से आपने कोई ना जाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। काफ़ी सिंप्लीफाई करने की हमने कोशिश की है। सिमिलरली जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, छोटा आदमी एक्सपोर्ट करता है, बड़ा आदमी एक्सपोर्ट करता है। बड़ा आदमी एक्सपोर्ट करता है तो वो ड्रॉबैक क्लेम के लिए आपने डॉक्यूमेंट लगा करके, छोटे आदमी के लिए हमने ऑल इंडिया ड्रॉबैक रेट्स बनाए हुए हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप शिपिंग बिल के अंदर आप जो जितना भी आप माल बेचेंगे उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको ड्रॉबैक क्लेम सैंक्शन होगा, वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। आपको उसके लिए एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। शिपिंग बिल में आप डिक्लेयर करेंगे कि मैं ड्रॉबैक क्लेम करना चाहता हूँ, ये आइटम एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इसकी इतनी वैल्यू है, उसके बेसिस पे असेसमेंट हो जाएगा। असेसमेंट होकर के और आप अपना बैंक अकाउंट जो भी आपका वो कोड है, IFSC कोड जो बैंक के होते हैं वो दे देंगे, आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा चला जाएगा। तो इसी तरीके से हमने सर्विस टैक्स रिफंड का भी इसमें शुरू किया, अभी 3 जनवरी से शुरू किया है कि जो सर्विस टैक्स जो आपको पे करना पड़ता है, फैक्ट्री से आप मैंने माल निकाल के आप बॉम्बे जा रहे हो या किसी पोर्ट पे जा रहे हो, उसके दौरान जो भी सर्विस टैक्स पे हुआ, जो फैक्ट्री तक सर्विस टैक्स पे हुआ वो तो ड्रॉबैक रेट में आ गया। फैक्ट्री के बाद जो सर्विस टैक्स पे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हुआ या वेयर हाउस चार्जेस हुए या कस्टम हाउस एजेंट ने को हैंडल किया या कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई सर्विस टैक्स हुआ, उस सब का रिफंड भी आपको ड्रॉबैक की तरह ही उसके साथ ही मिल जाएगा और आपके क्रेडिट में चला जाएगा। सर देखिए, ऊपर के लेवल से जब आप ये सब बातों को शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अच्छा लगता है और सब कुछ लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है पॉलिसी, लेकिन वो चीजें नीचे तक क्या रेप्लिकेट हो पाती है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक इंडस्ट्री ओनर है जो कि इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लुधियाना से की इंडस्ट्री थी, मैं उनके यहाँ बैठा था जब सीरीज को करने हम गए थे। तो उनका एक किसी एक्स डिपार्टमेंट का एक छोटा सा कोई इंस्पेक्टर या उस जैसा कोई आया वहां पर, उसने बोला कि जी, उनके अकाउंटेंट ने आकर बोला कि जी आपको इंस्पेक्टर मिलना है। उन्होंने बोला कि अच्छा बुला लो। तो बोला जी मैं कुछ नहीं, बस यहाँ से जा रहा था। तो वो 100% एक्सपोर्ट यूनिट थी। बोलते जी नहीं, बस इधर से निकल रहा था, वो चाय पानी सोचा करते हुए आपके साथ जाऊं। तो चाय पानी करने के लिए उन्होंने उसको अकाउंटेंट साथ पूछा। मैंने बोला कि चाय पानी का मतलब? तो उन्होंने बताया कि इनका चाय पानी का मतलब ये आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे। आपको लगता है सर कि वो जो एक माइंडसेट है नीचे के लेवल पर, वो चेंज करने के लिए एक बड़े बदलाव की जरूरत है क्या? इस तरीके के अवेयरनेस, इस तरीके का कोई कैंपेन, इस तरीके के कोई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि वो नीचे के जो ग्रास रूट लेवल पे जो ऑफिसर डील करते हैं एंटरप्रेन्योर से, उनका माइंडसेट चेंज किया जा सके? मैं समझता हूँ माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता दोनों तरफ से है। डिपार्टमेंट की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद जाके मिलता हूँ और हमारे कमिश्नर्स जो हैं हर महीने या हर 3 महीने के बाद मीटिंग्स करते हैं। रीजनल एडवाइजरी कमेटी होती है, कस्टम हाउस में परमानेंट ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटी मीटिंग होती है, उसके अंदर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं। सबको तो नहीं बुला सकते हैं, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो जैसे जो भी आपकी इंडस्ट्री है, मान लीजिए साइकिल इंडस्ट्री है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाएगा, या हाउसिंग इंडस्ट्री उनका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाएगा। तो जो भी मुद्दे हैं, स्पेसिफिक मुद्दे भी वहाँ रेज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक बड़ा वाइब्रेंट पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम है। कोई भी आपका ग्रीवांस है, आप ईमेल दीजिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप ईमेल पे अपना ग्रीवांस भेजिए, आपको उसका रिड्रेसल होगा और आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ये भी हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन में क्या होता है कि हर एक, देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी प्रोफेशन एंड एवरी बिजनेस। तो देयर मे बी सम पॉसिबिलिटी दैट देयर आर सम बिजनेसमैन हु डू नॉट वांट टू पे देयर टैक्सेस द वे दे शुड पे एंड दे वांट टू हैव समथिंग टू हाइड। सो वो कई दफा एनवायरनमेंट को खराब करते हैं।